हेलो स्टूडेंट्स, कबीर एकेडमी में आपका बहुत स्वागत है। बच्चों, इस सीरीज में हम पॉलिटी के चैप्टर्स कर रहे हैं और ये चैप्टर्स क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक से ले रहे हैं। बुक 2 है आपकी स्वतंत्र भारत में राजनीति और उसका फर्स्ट चैप्टर हमने इससे पहले वाले वीडियो में देख लिया था और अच्छे से समझ लिया था। आज हम उसी बुक का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको इस पिक्चर से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, ये पिक्चर सबको बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है, तो आप समझ गए होंगे कौन सा चैप्टर है। तो ये चैप्टर है कौन सा? एक दल के प्रभुत्व का दौर। तो ये जो चैप्टर है, हम जो पूरी बुक करने जा रहे हैं, ये सभी 12th के बच्चों के लिए तो है इम्पोर्टेंट, जिनके पास भी पॉलिटिकल साइंस है। साथ ही जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको अपना बेस बनाने के लिए भी पॉलिटी के लिए ये बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि स्वतंत्रता के बाद अपने यहाँ सरकार बनाने के लिए हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। सरकार बनाना तो बाद की बात है, उससे पहले देश को संभालने में ही बहुत सारी चुनौतियां थी। हमने देखी थी कौन कौन सी चुनौती है। उनमें से एक थी कि लोकतंत्र स्थापित करना भी एक बड़ी चुनौती है। तो पिछले चैप्टर के हिसाब से आपको अंदाजा लग चुका होगा कि स्वतंत्र भारत का जन्म किन कठिन परिस्थितियों में हुआ। अपने देश के सामने शुरुआत से ही राष्ट्र निर्माण की चुनौती थी। पिछला चैप्टर यही था हमारा, ठीक है। और इन गंभीर चुनौतियों के बारे में आप पढ़ चुके हैं पहले ही। ऐसी चुनौतियों की चपेट में आकर कई अन्य देशों के नेताओं ने फैसला किया कि उनके देश में अभी लोकतंत्र को नहीं अपनाया जा सकता। जैसे हमारे सामने चैलेंजेस आ रहे थे, उस हिसाब से और जो दूसरे देश हमारे साथ साथ लगभग आगे या पीछे आजाद हो रहे थे, तो वहां उनको लग रहा था कि अभी हम यहाँ पर डेमोक्रेसी को लागू नहीं कर सकते, लोकतंत्र को नहीं अपना सकते हैं। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है और लोकतंत्र को अपनाने से मतभेद और संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। तो इनकी सोच थी, क्या थी, कि राष्ट्रीय एकता हमारी पहली प्राथमिकता है, यानी कि हम नेशनल लेवल पे क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, ये हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और अगर लोकतंत्र को अपनाने से हमें क्या होगा, हमारे मतभेद बढ़ रहे हैं, संघर्ष बढ़ रहे हैं, तो इसको और बढ़ावा मिलेगा। उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए कई देशों में इसी कारण अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कायम हुई। तो जो लोग हमारी तरह उपनिवेशवाद के चंगुल से आजाद हुए थे, तो इसी वजह से वहां पर क्या हुआ, लोकतंत्र को नहीं अपनाया गया और अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था स्थापित हो गई। इस अलोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के कई रूप थे। कहीं पर थोड़ा बहुत लोकतंत्र रहा, लेकिन प्रभावी नियंत्रण किसी एक नेता के हाथ में था। तो कहीं पर एक दल का शासन कायम हुआ, ठीक है। आप कई देश ऐसे एग्जाम्पल से देख सकते हैं, जैसे चाइना है, एक ही पार्टी का राज रहा वहां, ठीक है, इस तरीके से। और कहीं कहीं पर सीधे सीधे सेना ने सत्ता की बागडोर संभाल ली थी। कहीं सेना का ही शासन चलता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं की शुरुआत इस वायदे से हुई कि जल्दी ही लोकतंत्र कायम कर लिया जाएगा। इन जो देशों ने स्टार्ट किया था लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, वो किस वजह से क्या वायदा किया था कि अभी लोकतांत्रिक शासन सिस्टम हम शुरुआत कर लेते हैं और बाद में डेमोक्रेसी को अपना लेंगे, लोकतंत्र को अपना लेंगे। बहरहाल एक बार कहीं लोकतांत्रिक शासन के पांव जम जाएं तो फिर उससे बदल पाना मुश्किल होता है। आप समझ सकते हैं कि एक बार जहां लोकतांत्रिक शासन हो गया, जैसे आप साउथ कोरिया ही ले लीजिए, वहां लोकतांत्रिक शासन है, तो क्या कोई भी राजा या जो प्रशासनिक अधिकारी हैं या दल है, प्रशासनिक दल, क्या वो चाहेगा कि मेरा शासन समाप्त हो जाए? उसकी मनमानी चल रही है, तो वो क्यों चाहेगा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी हो? वो तो फिर क्या होगा, एक बार अगर लोकतांत्रिक शासन के पांव जम गए तो फिर उसे बदल पाना मुश्किल होता जाता है, ठीक है। भारत में भी परिस्थितियां बहुत अलग नहीं थी, लेकिन आजाद भारत के नेताओं ने अपने लिए कहीं ज्यादा कठिन रास्ता चुनने का फैसला किया। अब देखिए, हमारे यहाँ तो बल्कि बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम वाली सिचुएशन थी, क्योंकि और देशों में तो फिर भी इतने धर्म, इतने कल्चर नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ, जैसे मैं पहले ही
बहुत बार देख चुके हैं कि और समझा भी है हमने कि हमारे देश जो है वो विविधताओं का देश है। यहाँ पर बहुत सारे कल्चर हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में सभी लोगों को इंटीग्रेटेड करके रखना, एकजुट करके रखना बड़ा ही मुश्किल होता है। और अगर डेमोक्रेसी हो तब तो ये कितना रास्ता जो है कितना कठिन हो जाता है। ठीक है। तो लेकिन हमारा देश जब आजाद हुआ, क्योंकि हम और देशों को देख चुके थे, हम लोगों ने और देशों के एग्जाम्पल देखे थे, इसलिए हमारे जो आजाद भारत के नेता थे उन्होंने इसी रास्ते को चुना। उन्होंने कहा हो सकता है हमें शुरू में कठिन जो चुनौतियां हैं इनका सामना तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हम लोकतंत्र को स्थापित करके रहेंगे। नेताओं ने कोई और रास्ता चुना होता तो वह आश्चर्य की बात होती, क्योंकि हमारे स्वतंत्रता संग्राम की गहरी प्रतिबद्धता लोकतंत्र से थी। जब हम तो लड़ाई ही इसलिए लड़ रहे थे जब तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ था कि हमें स्वयं का राज चाहिए, जनता का राज चाहिए, राम राज चाहिए। ठीक है। तो प्रतिबद्धता हमारी जो थी, जो हमारा प्रॉमिस था, इसी नेताओं का जो प्रॉमिस था वो क्या था, वो कमिटेड थे कि हमें लोकतंत्र को अपने देश में लाकर रहेंगे। और हमारे नेता लोकतंत्र में राजनीति की निर्णायक भूमिका को लेकर सचेत थे। उन्हें अपना प्रॉमिस याद था उस वक्त। ठीक है। वे राजनीति की समस्या वे राजनीति को समस्या के रूप में नहीं देखते थे, वे राजनीति को समस्या के समाधान का उपाय मानते थे। यानी उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स जो है हमारी सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। ठीक है। पॉलिटिक्स कोई समस्या नहीं है हमारे साथ। हर समाज के लिए फैसला करना जरूरी होता है कि उसका शासन कैसे चलेगा और वह किन कायदे कानूनों पर अमल करेगा। चुनने के लिए हमेशा कई नीतिगत विकल्प मौजूद होते हैं। जब भी चॉइस की बात आती है तो आपके सामने कई ऑप्शंस होते हैं। किसी भी समाज में कई समूह होते हैं, यानी कई ग्रुप्स बन जाते हैं। इनकी आकांक्षाएं यानी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं अक्सर अलग अलग और एक दूसरे के विपरीत होती हैं। ऐसे में हम विभिन्न समूहों के हितों को अपने आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, क्योंकि अब इतनी सारी कम्युनिटीज हैं, ग्रुप्स हैं, तो क्या सभी ग्रुपों को, सभी कम्युनिटीज को सेटिस्फाई कर पाना पॉसिबल हो पाता है? आप किसी को एक को मनाने जाओगे, दूसरा उसके विपरीत चलेगा, उसके विरोध में आएगा। ठीक है। तो सभी को सेटिस्फाई करना इतना पॉसिबल नहीं होता है। इस सवाल का जवाब है लोकतांत्रिक राजनीति। यानी अगर लोगों के समूहों के हितों को आपसी टकराव से कैसे निपट सकते हैं, तो हम उसका जवाब क्या होता है, लोकतांत्रिक राजनीति। यहाँ पर किसी एक को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ठीक है। सब लोग बराबर होते हैं, इसलिए इसका जवाब क्या है, लोकतांत्रिक राजनीति। जहाँ इतनी विविधताएं हों तो किसी एक को ज्यादा महत्व ना देते हुए उनको सबको एक पटल पर लाने के लिए लोकतंत्र को स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। सत्ता और प्रतिस्पर्धा राजनीति की तो सबसे ज्यादा जाहिर चीजें हैं। जहां सत्ता होती है वहां प्रतिस्पर्धा होनी तो लाजमी है। तो ये तो आप समझते ही हैं कि सत्ता होगी तो प्रतिस्पर्धा भी होगी, कंपटीशन तो होगा ही। सभी चाहते हैं ये पावर में बैठे हैं तो कल को हमारे नंबर पे आए, हमारी पार्टी, वो लोग पार्टी बना लेते हैं। ठीक है। तो लेकिन राजनीतिक गतिविधि का उद्देश्य जनहित का फैसला करना और उस पर अमल करना होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। हमारे नेताओं ने इसी रास्ते को चुनने का फैसला किया। पिछले साल आपने पढ़ा, यानी 11th क्लास में, कि हमारा संविधान कैसे बना था। आपको याद होगा कि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था, और 24 जनवरी को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। तो ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक है। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 24 जनवरी 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। ये संविधान 26 जनवरी 1950 से अमल में आया, तो ये आप सब जानते हैं। उस वक्त देश का शासन अंतरिम सरकार चला रही थी। वक्त का तकाजा था कि देश का शासन लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार द्वारा चलाया जाए।
तो वक्त का ये तकाजा था, यानी ये टाइम आ चुका था। इट वॉज डिमांड ऑफ टाइम कि अब जो सरकार है वो कौन चलाए, लोकतंत्र यहाँ पर होना चाहिए, तो इलेक्शन होना चाहिए, यानी ठीक है, तो क्या होगा, जो लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार होगी वो चलाए। संविधान ने नियम तय कर दिए थे, संविधान हमारा बन चुका था, और अब इन्हीं नियमों पर हमें अमल करने की जरूरत थी। शुरू शुरू में ख्याल था कि यह काम महज चंद महीनों का है। भारत के चुनाव आयोग का गठन हुआ, ठीक है, भारत के चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हो गया, और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने। इंपॉर्टेंट है। उम्मीद की जा रही थी कि देश का पहला आम चुनाव 1950 में ही किसी वक्त भी हो जाएगा। बहरहाल चुनाव आयोग ने पाया कि भारत के आकार को देखते हुए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष आम चुनाव कराना कोई आसान मामला नहीं है। चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था, यानी लिमिटेशंस, है ना। चुनाव क्षेत्र, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी डिसाइड करना बहुत जरूरी था। जैसे आप देख सकते हो ना कैसे बाउंड्रीज डिसाइड होते हैं, तो चुनाव क्षेत्रों का सीमांकन जरूरी था। फिर मतदाता सूची, है ना, पहले तो आपका चुनाव क्षेत्र का सीमांकन, फिर मतदाता सूची यानी मताधिकार प्राप्त वयस्क व्यक्तियों की सूची, यानी जो लिस्ट होती है कि कितने लोग मत देने लायक हैं, यानी योग्य हैं, वो बनाना भी जरूरी था। इन दोनों कामों में बहुत सारा समय लगा। उस समय टेक्नोलॉजी भी इतनी डेवलप नहीं थी, सब कुछ मैनुअल होता था, तो इसमें बहुत समय लग गया। मतदाता सूचियों का जब पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ, यानी वोटर लिस्ट आई और फर्स्ट जो फॉर्मेट आया उसका पब्लिश हुआ, तो पता चला कि इसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए। यानी अभी 40 लाख महिलाएं हैं जिनके नाम इसमें नहीं आए हैं। इन महिलाओं को अला की बेटी, फलां की बीवी के रूप में दर्ज किया गया था। अब सोचिए किस हद तक हम बैकवर्ड थे। ठीक है, यहाँ का क्या मतलब है कि उसमें क्या लिखा था कि उसकी बीवी, उसकी बेटी, उसकी बहन, इस तरह के वर्ड्स यूज किए गए, यानी उसमें उस महिला का नाम ही नहीं है। लोग, महिलाओं का अस्तित्व ही नहीं है एक तरह से, कि क्या पहचान है उसकी, कि उसकी बेटी है और उसकी बीवी है। समझ सकते हैं, 40 लाख महिलाओं के नाम ऐसे के रूप में दर्ज किया गया था। चुनाव आयोग ने ऐसी प्रविष्टियों को मानने से इनकार कर दिया। अब लीजिए, 40 लाख वोटर तो ऐसे निकल गए बाहर। आयोग ने फैसला किया कि संभव हो तो इसका पुनरावलोकन किया जाए, यानी इसको फिर से रिव्यू किया जाए और जरूरी लगे तो ऐसी प्रविष्टियों को हटाया जाए। यह अपने आप में हिमालय की चढ़ाई जैसा दुष्कर काम था। आप सोचो, बिना कंप्यूटर्स, बिना उसके आजकल तो हम कैलकुलेशन भी कैलकुलेटर से करते हैं। इतने बड़े पैमाने का काम दुनिया में अब तक नहीं हुआ था। इतनी पॉपुलेशन, इतनी डाइवर्सिटी। उस वक्त देश में 17 करोड़ मतदाता थे, ठीक है। आज की डेट में देखें तो किसी एक राज्य की इतनी जनसंख्या होगी, तो 17 करोड़ मतदाता थे। इन्हें 3200 इन विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुनने थे। इन मतदाताओं में महज 15% साक्षर थे। तो पढ़े लिखे कितने थे? सिर्फ 15% लोग पढ़े लिखे थे। इस कारण चुनाव आयोग को मतदान की विशेष पद्धति के बारे में भी सोचना पड़ा। अब क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम हैं, तो ये भी सोचना है कि हम कैसे इनसे वोटिंग कराएंगे, तो क्या सिस्टम होना चाहिए, क्या मेथड होना चाहिए वोटिंग का। चुनाव आयोग ने चुनाव कराने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारियों और चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षित किया। पहले उनको ट्रेनिंग दी। सोचो कितना मास स्केल पे, कितना लार्ज स्केल पे ये काम हो रहा था। देश के विशाल आकार और मतदाताओं की भारी भरकम संख्या के लिहाज से ही पहला आम चुनाव अनूठा नहीं था, बल्कि मतदाताओं की एक बड़ी तादाद गरीब और अनपढ़ लोगों की थी। और ऐसे माहौल में यह चुनाव लोकतंत्र के लिए परीक्षा की कठिन घड़ी था। इस वक्त एक लोकतंत्र सिर्फ धनी देशों में ही कायम था। उस समय यूरोप के बहुतेरे देशों में महिलाओं को मताधिकार नहीं मिला था। ऐसे में हिंदुस्तान में सार्वभौम मताधिकार पर अमल कर पाना अमल हुआ, और अपने आप में बड़ा जोखिम भरा प्रयोग था। आप समझ सकते हैं कि कह रहे हैं कि जो हमारे वेस्टर्न कंट्रीज हैं, पश्चिमी देश है, वहां पर भी अभी तक ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ था
कि कैसे वोटिंग कराई जाए, कैसे महिलाओं के लिए क्या करा जाए, ठीक है? और उसमें हम भारत एकदम जो अभी नया-नया आज़ाद हुआ है, वहाँ इतना बड़ा हम रिस्क लेने जा रहे थे। ये एक क्या था, एक्सपेरिमेंट ही था। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसे इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया है। कोई एडिटर है हिंदुस्तानी संपादक जिसने इसको क्या बनाया है, एक इतिहास का सबसे बड़ा जुआ बोला है कि भाई तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो। ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा, ऑर्गेनाइजर नाम की पत्रिका ने लिखा हम्म, कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौम मताधिकार असफल रहा। यानी लोग ताने मारने लगे थे, कह रहे थे कि तुम बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हो। एक पत्रिका में तो छाप दिया कि जवाहरलाल नेहरू यानी बहुत जल्दी ही अपनी एज में ही देख लेंगे कि कैसे उनका जो ये उनका जो ये अभी एक्सपेरिमेंट है सार्वभौम मताधिकार का, यानी कि सभी लोग मत डालें, वो असफल यानी फेल हो गया। इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेज नुमाइंदे का दावा था, उसने बोला आने वाला वक्त और और अब से कहीं ज्यादा जानकार दौर बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की यह बेहूदी नौटंकी देखेगा। देखिए किस तरह से हमारी बेइज्जती की गई थी, बाहर के लोगों ने हमें कैसे मूर्ख समझ रहे थे। बाहर के लोग क्या बोल रहा है कि किसी इंडियन सिविल सर्विस का कोई अंग्रेज नुमाइंदा था, क्या बोल रहा था, आने वाला वक्त और अब से कहीं ज्यादा जानकार, जो आने वाला वक्त आएगा यानी फ्यूचर में जो अब से ज्यादा और जानकार लोग आएंगे, वो इस दौर को, इस टाइम को बड़े विस्मय से लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की एक बेहूदी नौटंकी देखेगा। यानी वो देखेगा कि उस टाइम पे कैसे अनपढ़ लोगों ने मतदान किया था, ये लोग पढ़े लिखे तो है नहीं। तो वो हमें इस तरह से ताने मार रहे थे। चुनावों का 2 बार स्थगित करना पड़ा, ठीक है। और आखिरकार 1951 के अक्टूबर में से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, देखेंगे। तो 1951 के अक्टूबर से 1952 के फरवरी तक चुनाव हुए। बहरहाल इस चुनाव को ज्यादातर हम 1952 का चुनाव ही कहते हैं, क्योंकि खत्म वो फरवरी में हुए थे, रिजल्ट भी उसका फरवरी में ही, सॉरी 1952 में ही आया। क्योंकि देश के अधिकांश हिस्सों में मतदान 1952 में ही हुए। चुनाव अभियान, मतदान और मतगणना में कुल 6 महीने लगे। तो टोटल जो इलेक्शन प्रोसेस था उस टाइम का, उसमें आपके यानी जो इलेक्शन कैंपेन था, मतदान यानी वोटिंग थी, और जो मतगणना यानी जो काउंटिंग थी इनकी, वो उस टोटल में कितना टाइम लगा, हमें 6 महीने लग गए। चुनावों में उम्मीदवारों के बीच मुकाबला भी हुआ। औसतन हर सीट के लिए 4 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में थे। लोगों ने इस चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। कुल मतदाताओं में आधे से अधिक ने मतदान के दिन अपना वोट डाला। तो आधे से अधिक ने कब डाला, मतदान के दिन अपना वोट डाला। चुनावों के परिणाम घोषित हुए तो हारने वाले उम्मीदवारों ने इन परिणामों को निष्पक्ष बताया। यानी आज की तरह नहीं था कि कहने लग जाए अगर हार गए तो भाई मशीन में गड़बड़ थी, ठीक है। तो चुनावों में के परिणाम जब घोषित हुए तो हारने वाले जो उम्मीदवार थे उन्होंने भी इन परिणामों को निष्पक्ष बताया, अनबाइज्ड। सार्वभौम मताधिकार के इस प्रयोग ने आलोचकों का मुंह बंद कर दिया। जो हमें क्रिटिसाइज कर रहे थे कि हमारे यहाँ कैसे इलेक्शन होगा, उनका मुंह बंद हो गया जब हमारा ये प्रयोग सफल हुआ। टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना, जो पत्रिका है टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इसने भी माना कि चुनावों ने उन सभी आलोचकों के संदेहों पर पानी फेर दिया है जो हम पर डाउट कर रहे थे, जो सार्वभौम मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मान रहे थे। देश से बाहर के पर्यवेक्षक भी हैरान थे। जो बाहर से हमें लोग देख रहे थे वो भी हैरान थे कि हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा, हिंदुस्तान टाइम्स यानी न्यूज़पेपर जो है, कि ये बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में, ये स्टेटमेंट है टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया है। 1952 का आम चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। यानी और लोगों को भी इससे शिक्षा मिली कि वो अपने यहाँ भी इस सार्वभौम मताधिकार को अपना सकते हैं। अब यह दलील दे पाना संभव नहीं रहा कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी अथवा अशिक्षा के माहौल में नहीं कराए जा सकते।
हमने ये साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक चुनाव यानी डेमोक्रेसी इलेक्शन जो होते हैं वो गरीबी और अशिक्षा यानी अनपढ़ों के माहौल में भी नहीं कराए जा सकते। तो ये हमने साबित कर दिया कि ऐसा हो सकता है। ये बात साबित हो गई कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र पर अमल किया जा सकता है, बशर्ते उसे अमल में लाने की मंशा होनी चाहिए। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक लेते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चे? यहाँ तक हमने देखा कि कैसे हमारे पास ये जो लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती थी, कैसी थी वो? हमने यहाँ पढ़ा सारा, कैसे हमारा संविधान किस तरह कब लागू हुआ, कब बना, कब इसको अंगीकृत किया हमने, चुनाव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, चुनाव आयोग का गठन कब हुआ, ये आप देख सकते हैं। चुनाव आयोग का गठन 1950 के जनवरी में हुआ और फिर इलेक्शंस की बात थी, तो यहाँ भी समस्या आ रही थी कि हमारी इतनी सारी महिलाओं का नाम कैसे था, कैसे इसमें से कुछ नाम ऑब्वियसली इसमें से काटे गए होंगे, तो कितने सारे वोटर्स पीछे रह गए हमारे। कितने 17 करोड़ मतदाता थे टोटल, इसमें से 3200 विधायक और लोकसभा के लिए 489 सांसद चुने जाने थे हमारे। और लोगों ने कैसे हमें ताने मारे कि यहाँ ये लोग बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं सार्वभौम मताधिकार सिस्टम को लागू करके, ये इनके लिए आगे इनका तमाशा बनने वाला है, ऐसे लोग हमें ताने मार रहे थे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि उस टाइम जो नेता थे उनकी मंशा बहुत साफ सुथरी थी, देश के लिए सेवा करने की थी, देश को आगे बढ़ाने की थी, इसलिए ये सब कुछ संभव हो पाया। यहाँ आप चित्र में देख लेंगे कि 1951 में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार चुनने के लिए बनाई गई चुनाव समिति पर कार्टूनिस्ट का एक नजरिया है। क्या दे रखा है? इलेक्शन कमेटी है। समिति में नेहरू के अलावा मोरारजी देसाई, रफी अहमद किदवई, डॉक्टर बीसी रॉय, कामराज नाडार, राजगोपालचारी, जगजीवन राम, मौलाना आजाद, डीपी मिश्रा, पीडी टंडन और गोविंद बल्लभ भाई पंत दिखाई दे रहे हैं। यानी इलेक्शन कमेटी है टिकट देने के लिए। ओके, उसके बाद क्योंकि हमने मतदान के बारे में पढ़ा, तो इस पर एक ये पेज है, इसे आप देख लेंगे कि मतदान के बदलते तरीके यानी कैसे मतदान शुरू हुए थे। काम बैलेट पेपर पे मतदान दिया करते थे और उससे हम कहाँ पर आ गए? ईवीएम पर आ गए हैं। तो ये अब जो है ट्रेंडिंग में जो अब चल रहा है वो क्या है? ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू अब हम मतदान कहते हैं। पहले इस तरह का जो आप लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे देख रहे हैं, इस तरह का एक चुनाव पत्र टाइप का हुआ करता था। इसमें पार्टी का नाम है, इसके सामने इनके चुनाव चिन्ह है। तो जो लोग पढ़े लिखे नहीं थे वो क्या करते थे? वो इन जो चुनाव चिन्ह है इन सिंबल्स को पहचान लेते थे। ठीक है, इन सिंबल्स के बेस पर पे कि किस पर आप, ये तो आप आज भी देखते हो, ये सिंबल आज भी होते हैं, लेकिन उस टाइम क्या था? ये पेपर पर था। फिर इसकी फोल्डिंग का सिस्टम क्या था? इसको ऐसे ही वर्टिकली टू फोल्ड कर लेते थे, यानी कि जिसका नाम जो है उसके सिंबल पर ही आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से पहले जो अनपढ़ लोग थे, जिनको जो शिक्षित नहीं थे, उनको वो भी वोट डाल सकते थे। तो ये उसी का है कि कैसे हमारा ये जो मतदान का सिस्टम था उसके बदलते तरीके अब तक है, वही लिखा हुआ है, देख लेंगे इसे आप। आगे बढ़ते हैं, ये सब हमने देख लिया है कैसे कैसे लोगों ने हमें कमेंट्स किए। आगे बढ़ते हैं, पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व। तो शुरू के 3 चुनाव जो हुए वो हमने देख लिया। पहले चुनाव जो हमारे पूरे हो पाए थे वो कब? 1952 में हो पाए थे पहला। तो दूसरा हर 5 साल पे क्योंकि होता है, तो दूसरा कब होगा? 57 में होगा। फिर तीसरा कब होगा? इस तरीके से देखते हैं। तो पहले 3 चुनावों में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा। कांग्रेस पार्टी के बारे में आप सब जानते हैं, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा पहले 3 चुनाव। तो पहले आम चुनाव के नतीजों से शायद ही किसी को अचंभा हुआ हो। आशा यही थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में जीत जाएगी। तो शुरू के जो पहले नतीजे थे, किसी को भी कोई अचंभा वाली बात ही नहीं थी, क्योंकि ये पार्टी अपने फुल फॉर्म में थी। देश आजाद हुआ था तब भी इसका जो एक्टिविटीज थी वो चल रही थी, यानी कि देश के लिए सेवा ऑलरेडी कर रहे थे ये। इसका जो अंतरिम सरकार थी उस वक्त थी, उसमें भी इसी का प्रभुत्व था। तो किसी को ऐसी क्या था, कोई संदेह नहीं था कि ये पार्टी, सबको क्या अचंभा नहीं था इस बात का कि ये पार्टी जीतेगी। तो जीत नहीं था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लोक प्रचलित नाम कांग्रेस पार्टी था। तो इसका वैसे नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस है। और जो निक नेम जैसे आप कहते हैं वो क्या है? कांग्रेस पार्टी शॉर्टकट में। इस पार्टी को स्वाधीनता संग्राम की विरासत हासिल थी। स्वाधीनता संग्राम की विरासत यानी कि इसके पास एक, इसको क्रेडिट मिलता था किस चीज का? कि इसने स्वाधीनता संग्राम में भी पार्टिसिपेट किया था।
यानी आजादी के लिए भी इसके नेता उसमें शामिल हुए थे संघर्ष में। तब के दिनों में यही एकमात्र पार्टी थी जिसका संगठन पूरे देश में था। फिर इस पार्टी में खुद जवाहरलाल नेहरू थे, जो भारतीय राजनीति के सबसे करिश्माई और लोकप्रिय नेता थे। नेहरू ने कांग्रेस पार्टी के चुनाव अभियान की अगुवाई की, यानी लीडरशिप की, और पूरे देश का दौरा किया। जब चुनाव परिणाम घोषित हुए, तो कांग्रेस पार्टी की भारी भरकम जीत से बहुतों को आश्चर्य हुआ। इस पार्टी ने लोकसभा के पहले चुनाव में कुल 489 सीटों में 364 सीटें जीती। यहाँ आप देख सकते हैं कुल कितनी सीटें थी। लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है, तो कितनी थी? 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस के पाले में आई, और इस तरह वह किसी भी प्रतिद्वंदी से चुनावी दौड़ में बहुत आगे निकल गई। तो कोई और कॉम्पिटिटर प्रतिद्वंदी उसके सामने टिक ही नहीं पाया। जहां तक सीटों पर जीत हासिल करने का सवाल है, पहले आम चुनाव में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यानी दूसरी पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दूसरे नंबर पर रही। उसे, अब यहाँ देखो दूसरे नंबर पर है, लेकिन उसे कितने मिले? उसे कुल 16 सीट हासिल हुई थी। कितनी? 489 में से 364 कांग्रेस ले गई और इसे मिला 16 सीट हासिल हुई। लोकसभा के चुनाव के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव कराए गए थे। तो एक साथ हुए थे लोकसभा भी और विधानसभा के चुनाव भी। कांग्रेस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में भी बड़ी जीत हासिल हुई थी। अभी हमने देखा था कि विधानसभा के चुनाव में कितने संसद चुने जाने थे विधायक? वो थे 3200। तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी जीती जीती त्रावणकोर, कोचीन, आज के केरल का एक हिस्सा जो है, उसमें मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर, यानी केरल, कोचीन और मद्रास और उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों में कांग्रेस ने अधिकतर सीटों पर जीत दर्ज की। आखिरकार 3 राज्यों में भी कांग्रेस की ही सरकार बनी। इस तरह राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर पूरे देश में कांग्रेस पार्टी का शासन कायम हुआ। उम्मीद के मुताबिक जवाहरलाल नेहरू पहले आम चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बने। सबको यही उम्मीद थी और यही हुआ। यहाँ एक चुनावी मानचित्र दिया गया है सामने। 1952 से 62 के बीच कांग्रेस पार्टी किस कदर हावी थी? हावी मतलब इसी का बोलबाला था, दूसरी कोई पार्टी इसके सामने टिक ही नहीं रही थी। दूसरा आम चुनाव 1957 में हुआ, 5 साल बाद, और तीसरा हुआ 1962 में। तो आप देख सकते हैं 1952 से 62, यानी कि पहले 3 आम चुनावों का ये दौर है, पीरियड है। ठीक है, तो दूसरा हुआ 1957 में, तीसरा हुआ 1962 में। इन चुनावों में भी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में अपनी पुरानी स्थिति को बरकरार रखा, यानी कि जीत हासिल की और उसे 3/4 सीटें मिली। 3/4 लेकर आ रहा है वो पूरे में। ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने जितनी सीटें जीती थी उसका दशांश, यानी इसका 10% भी कोई विपक्षी पार्टी नहीं जीत सकी थी। ठीक है, जैसे अभी अब हम 52 के चुनाव की बात करें, तो कांग्रेस पार्टी ने कितनी ली? 361 सीटें ली थी। 364, सॉरी। अब 364 का 10% भी लगाए तो कितना बनता है हमारा? कम से कम 36 सीटें बनती है। जबकि दूसरे नंबर पे जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी रही थी उसको कितनी मिली? केवल 16 सीटें मिल पाई थी। तो समझ रहे हैं, यानी कि ये तीनों जो चुनाव दे रखे हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये उस टाइम जो राज्य थे 52 से 62 तक, 52 से जो येलो कलर है, 52 से 67 के दौरान कांग्रेस शासित राज्य हैं, जहाँ जहाँ कांग्रेस का राज रहा। उसके बाद एक जो केरला है ये रेड कलर में है, और यहाँ किसका था? डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट था। केरला में सिर्फ आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक लेफ्ट फ्रंट, जो कि 57 से 59 का पीरियड दिखा रखा है, इसमें कांग्रेस नहीं थी। तीसरा है जम्मू कश्मीर, यहाँ कौन थी? नेशनल कॉन्फ्रेंस थी। तो इन पार्ट्स को छोड़ करके, यानी जम्मू कश्मीर और केरला को छोड़ करके बाकी सब जगह, और ये जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट है यहाँ छोड़ करके बाकी सब जगह कौन थी? कांग्रेस का ही बोलबाला था। तो एक ही पार्टी का शासन था 52 से 57 67 तक। ठीक है, यानी 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व रहा। प्रभुत्व तो समझते हैं ना आप? प्रभुत्व मतलब जिसका ज्यादा चलता हो, यानी कि जिसकी जीत दर्ज हो रही है। ये भी हम देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो 1957 में केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये हम देख लिया अभी मैप में, केरल में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की अगुवाई में एक गठबंधन सरकार बनी थी। वो भी गठबंधन सरकार थी क्योंकि किसी एक पार्टी को क्लियरली मेजोरिटी नहीं मिली थी।
ऐसे एकाध मामलों को अपवाद मान लें तो कहा जा सकता है कि केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों पर कांग्रेस पार्टी का पूरा नियंत्रण था। कांग्रेस पार्टी की जीत का यह आंकड़ा और दायरा हमारी चुनावी प्रणाली के कारण भी बढ़ा चढ़ा दिखता है। अच्छा, ये हम जो कहते हैं, क्योंकि हमारा जो इलेक्शन जो प्रोसेस है, जो सिस्टम है रिजल्ट का, वो भी कुछ इस तरह का है कि हमें ऐसा लगता है कि यहाँ बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। चुनाव प्रणाली के कारण कांग्रेस पार्टी की जीत को अलग से बढ़ावा मिला। कैसे? मिसाल के लिए 1952 में कांग्रेस पार्टी को कुल वोटों में से मात्र 45% वोट हासिल हुए थे। अगर वोटों की बात की जाए तो टोटल वोट्स में से उसको सिर्फ 45% मिले थे। अगर नॉर्मल हम बोले कि मेजोरिटी है तो मेजोरिटी तो 50% से ज्यादा वोट होने चाहिए ना बच्चों। लेकिन कितने वोट मिले थे? सिर्फ 45% वोट मिले थे। ठीक है। लेकिन कांग्रेस को सीटों की बात करें तो सीटें कितनी हासिल हुई? कांग्रेस को 74% यानी 74% सीटें हासिल हुई। सोशलिस्ट पार्टी वोट हासिल करने के लिहाज से दूसरे नंबर पर रही। जो सोशलिस्ट पार्टी थी वो सेकंड नंबर पर रही और उसे 1952 के चुनाव में पूरे देश में कुल 10% वोट मिले थे। ठीक है, 10% वोट मिले थे, लेकिन ये पार्टी 3% सीटें भी नहीं जीत पाई। अब सोचो, 10% वोट तो मिल रहा है इसको, लेकिन उसके रेशो में इसको सीटों में जो हिस्सा मिला वो 3% सीटें भी नहीं मिल पाई। यानी कम से कम हिस्सा भी मिलेगा तो एक सीट तो सीटों में मिलनी चाहिए ना। टोटल कितनी थी? 489 सीटें थी, तो उनमें से एक सीट भी नहीं मिल पाई। आखिर यह हुआ कैसे? पिछले साल भारतीय संविधान यानी सिद्धांत और व्यवहार नामक किताब में आपने सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के बारे में पढ़ा था। इससे जुड़ी चर्चा को अगर याद करें तो आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो लास्ट ईयर हमने आपको बताया था। हमारे देश की चुनाव प्रणाली में सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। तो हमारी चुनाव प्रणाली कैसी है कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीकों को अपनाया गया है। यानी हम ये नहीं देखते कि टोटल वोटर्स वोट कितने पड़े। ठीक है, टोटल वोट कितने पड़े ये नहीं देखते, हम देखते हैं कि सर्वाधिक वोट यानी जितनी पार्टियां हैं सबसे ज्यादा वोट किसको मिले, बस ये देख लेते हैं। हम्म अदरवाइज जैसे मैंने भी बताया कि अगर ये देखें हम कि 50% से ज्यादा वोट मिलने चाहिए, तो 52 के चुनाव में ही कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 45% वोट मिले थे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत के तरीके को अपनाया गया है। ऐसे में अगर कोई पार्टी बाकियों की अपेक्षा थोड़े ज्यादा वोट हासिल करती है तो दूसरी पार्टियों को प्राप्त वोटों के अनुपात की तुलना में उसे कहीं ज्यादा सीटें हासिल होती हैं। यही चीज कांग्रेस पार्टी के पक्ष में साबित हुई। अगर हम सभी गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों के वोट जोड़ दें तो वह कांग्रेस पार्टी को हासिल कुल वोट से कहीं ज्यादा होंगे। लेकिन गैर कांग्रेसी वोट विभिन्न प्रतिस्पर्धी पार्टियों और उम्मीदवारों में बंट गए। इस तरह कांग्रेस बाकी पार्टी की तुलना में आगे रही और उसने ज्यादा सीटें जीती। समझ में आया आपको कि बहुत सारी क्योंकि पार्टी जैसे खड़ी हुई इलेक्शन में, तो क्या हुआ? सबको कुछ ना कुछ वोट तो मिले ना। तो टोटल वोट्स जो थे वो सभी पार्टियों में बट गए, जितने उम्मीदवार थे, है ना। तो सभी गैर कांग्रेसी जो उम्मीदवार थे सबको वोट मिले और इनमें से टोटल जितनी वोटिंग हुई थी उसका सिर्फ 45% कांग्रेस को मिले। तो बाकी के 55% जो वोट थे वो बाकी सब उम्मीदवारों में बढ़ चुके थे, लेकिन सारे एक दूसरे के क्या थे? प्रतिस्पर्धी थे, कंपटीशन था उन लोगों में। अगर उस टाइम ऐसा होता कि सब एक हो जाते पहले ही चुनाव में, तो क्या होता फिर? गठबंधन होता नॉन कांग्रेसी पार्टियों का, तब वहां कांग्रेस कमजोर पड़ जाती। ठीक है, और ऐसा ही बाद में इन पार्टियों ने करने की कोशिश की थी। आगे देखेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर की कटिंग है। यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट्स रूल इन केरला। तो केरला में जो थी कांग्रेस जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन वहां पर भी फिर क्या लगा दिया गया? राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया, प्रेसिडेंट्स रूल चल गया केरला में। इंटरवेंशन बाय सेंटर, सेंटर ने यहाँ पर इंटरवेन किया। केरला मिनिस्टर्स रिएक्शन, ये सब आप देख सकते हैं, उस टाइम की खबरें हैं। क्या लिखा है? पूर्वी पाकिस्तान के स्वशासन की मांग सिर्फ स्टंट था। केरल शासन द्वारा शीघ्र भूमि सुधार का वचन। आप देख सकते हैं क्या है? अनदर मेजोरिटी अनलाइकली। तो इस तरह से क्या था? ये था केरल में कम्युनिस्टों की जीत। यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में आप पढ़ेंगे।
इसको आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा बच्चों। केरला का स्टोरी मिल जाएगी आपको यहाँ पूरी, ये कैसे कितनी सीटें थी, कौन क्या किसकी पार्टी थी, यहाँ देख लीजिए। और इस नेक्स्ट पेज में है सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है, इसको अभी हम एक बार, अगर वीडियो के अंत में हमें टाइम मिलता है तो इन दोनों पार्टीज को हम देख लेंगे, अभी के लिए इसको स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। ये सोशलिस्ट पार्टी है। ठीक है, अब अभी जो हमारा चैप्टर है उस पर फोकस करते हैं, कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति। अब इसका जो प्रभुत्व था कांग्रेस का, किस टाइप का था, ठीक है, जो इसका देखते हैं उसका नेचर क्या था। भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है जो कि एक पार्टी के प्रभुत्व के दौर से गुजरा। अगर हम दुनिया के बाकी मुल्कों पर नजर दौड़ाएं तो हमें एक पार्टी के प्रभुत्व के बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। बहरहाल बाकी मुल्कों में एक पार्टी के प्रभुत्व और भारत में एक पार्टी के प्रभुत्व के बीच एक बड़ा फर्क है। बाकी मुल्कों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत पर कायम हुआ है। कुछ देशों मसलन जैसे कि चीन, क्यूबा, सीरिया के संविधान में सिर्फ एक ही पार्टी के देश के शासन को अनुमति दी गई है। कुछ और देश देखें, जैसे म्यांमार है, बेलारूस और इरिट्रिया है, इनमें एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों के चलते कायम हुआ है। अब से कुछ साल पहले तक मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान भी एक पार्टी के प्रभुत्व वाले देश थे। भारत में कायम एक पार्टी का प्रभुत्व इन उदाहरणों से कहीं अलग था। ठीक है, यहाँ एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतांत्रिक स्थितियों में कायम हुआ था। अनेक पार्टियों ने मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के माहौल में एक दूसरे से होड़ की और तब भी कांग्रेस पार्टी एक के बाद एक चुनाव जीतती गई। यानी यहाँ प्रभुत्व तो एक ही पार्टी का था, लेकिन वो जबरदस्ती का थोपा हुआ नहीं था, जनता की चुनी हुई पार्टी थी, डेमोक्रेसी के थ्रू आई थी, लोकतांत्रिक चुनाव के थ्रू आई थी। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही दबदबा कायम हुआ। जो संघर्ष के दौरान पार्टी रहती है वो उसके बाद भी टिकी रहती, क्योंकि लोगों का विश्वास उस पर बहुत ज्यादा होता है, लोग उस पर रिलाई करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही साउथ अफ्रीका में भी हुआ। नेशनल कांग्रेस का भी कुछ ऐसा ही था, दबदबा कायम हुआ। भारत का उदाहरण बहुत कुछ दक्षिण अफ्रीका से मिलता जुलता है। कांग्रेस पार्टी की इस असाधारण सफलता की जड़ें स्वाधीनता संग्राम की विरासत में है। यानी कांग्रेस पार्टी पर इतना विश्वास क्यों किया जा रहा था जनता द्वारा, क्योंकि उसने स्वाधीनता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उसकी विरासत है वहां पर। कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय आंदोलन के वारिस के रूप में देखा जाता है। यानी कांग्रेस पार्टी को क्या समझाता है कि जिसने हमें आजादी दिलाई, राष्ट्रीय आंदोलन किए, उसके वारिस के रूप में। आजादी के आंदोलन में अग्रणी रहे अनेक नेता अब कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस पहले से ही सुसंगठित पार्टी थी, बाकी दल सभी अभी अपनी रणनीति सोच ही रहे थे, होते थे कि कांग्रेस अपना अभियान शुरू कर देती थी। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास अथवा उसके बाद में हुआ है। तो देख सकते हैं कांग्रेस पार्टी पहले से ही थी, संघर्ष में हिस्सा ले रही थी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था इसने, इसके नेता जो थे वो एक्टिव थे स्ट्रगल के दौरान भी। और बाकी की पार्टियां अभी बाद में बनी है या फिर हमारा देश जब आजाद हुआ उसी के आसपास बनी है। दरअसल अनेक पार्टियों का गठन स्वतंत्रता के समय के आसपास और उसके बाद में हुआ है। कांग्रेस की को अव्वल और इकलौता होने का फायदा मिला, उससे पहले कोई था ही नहीं, अव्वल थी और इकलौती थी, उसका फायदा मिला उसको। आजादी के वक्त तक यह पार्टी देश में चहुं ओर फैल गई थी। आप यह बात दिए गए मानचित्र में देख चुके हैं। फिर इस पार्टी के संगठन का नेटवर्क, जो इस पार्टी का संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नेटवर्क स्थानीय स्तर तक पहुंच चुका था। यानी लोकल लेवल तक ये पार्टी बहुत फेमस हो चुकी थी, सबको इस पार्टी को जानते थे, जनता में ये बहुत लोकप्रिय थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि कांग्रेस हाल फिलहाल तक आजादी के आंदोलन की अगुवाई रही, यानी इसी की लीडरशिप में जो था क्या हुए थे, हमारे आंदोलन भी हुए थे। और उसकी प्रकृति सबको समेटकर मेलजोल के साथ चलने की थी। यानी कांग्रेस की प्रकृति, नेचर कैसा था, सबको एक साथ मिलाकर चलने में, ठीक है, सबको एक साथ समेट कर चलने में थी। आगे देखते हैं।
कांग्रेस और सामाजिक कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। तो भी हमारा कितना रहता है, ये कम्युनिस्ट पार्टी है। हम्म यहाँ तक। चलिए, सिर्फ अब पार्टियां हम सारी एक साथ बाद में कर लेंगे, पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं। जितनी भी आपको ये पार्टी दिखाई दे रही है, इसका अलग से एक छोटा वीडियो बना लेंगे, इसको उसमें कर लेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस एक सामाजिक और विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में। आप ये बात पढ़ चुके हैं कि कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ। ठीक है, पहले ही पढ़ चुके हैं। उस वक्त यह नव शिक्षित, कामकाजी और व्यापारिक वर्गों का एक हित समूह पर थी। जब ये बनी थी तो क्या थी, नव शिक्षित यानी जो अभी नई नई शिक्षा प्राप्त करके नेता निकले हैं, कामकाजी हैं, व्यापारिक वर्ग हैं, उनका एक हित यानी एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने बनाया था अपने लिए, जैसे ट्रस्ट होता है। लेकिन 20वीं सदी में इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया। ठीक है, जब 20वीं सेंचुरी आई तो इसने जन आंदोलन का रूप ले लिया, यानी यही लोग आगे फिर बढ़ चढ़कर आंदोलनों में भाग लेंगे। इस वजह से कांग्रेस ने एक जनव्यापी राजनीतिक पार्टी का रूप ले लिया और राजनीतिक व्यवस्था में इसका दबदबा कायम किया। शुरू शुरू में कांग्रेस में अंग्रेजी द अगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन का बोलबाला था स्टार्टिंग में। ठीक है, कौन कौन सा, अंग्रेजी द अगड़ी जाति, उचले मध्य वर्ग और शहरी अभिजन थे। लेकिन कांग्रेस में जब भी सविनय अवज्ञा आंदोलन याद कीजिए फ्रेंड्स, चलाए गए, उसका सामाजिक आधार बढ़ा। कांग्रेस ने परस्पर विरोधी नेताओं के कई समूहों को एक साथ जोड़ा। तो जैसे जैसे इसने आंदोलन चलाने स्टार्ट किए तो जनता इनके साथ जुड़ती चली गई। हर तबके का, हर लेवल का, हर वर्ग का जो भारतीय था वो इनसे जुड़ता चला गया। कांग्रेस में किसान और उद्योगपति, किसान थे, उद्योगपति, शहर के बाशिंदे और गांव के निवासी, मजदूर और मालिक, मध्य, निम्न, उच्च वर्ग तथा जाति तथा वर्ग और जाति सबको जगह मिली, सब लोग इसमें मेंबर थे। धीरे धीरे कांग्रेस का नेतृत्व भी विस्तृत हुआ, नेत्र वर्ग भी, यानी जो नेता लोग थे वो भी इसमें बढ़ते चले गए। इसका नेत्र वर्ग अब उच्च वर्ग या जाति के पेशेवर लोगों तक ही सीमित नहीं रहा। जो नेता लोग थे सिर्फ वो ऐसा नहीं थे ऊंची जाति वाले ही थे या प्रोफेशनल लोग ही थे, इसमें खेती किसानी की बुनियाद वाले, गांव गिरान की तरफ रुझान कर रखने वाले नेता भी उभरे। आजादी के समय तक कांग्रेस एक सतरंगी सामाजिक गठबंधन की शक्ल अख्तियार कर चुकी थी और वर्ग, जाति, धर्म, भाषा और अन्य हितों के आधार पर इस सामाजिक गठबंधन से भारत की विविधता की नुमाइंदगी हो रही थी। इनमें से अनेक समूहों ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एकमेक कर लिया था। कई बार यह भी हुआ कि किसी समूह ने अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं किया, यानी कुछ लोग तो इसी के साथ अपनी पहचान बनाने में लग गए, इसी के साथ जुड़ गए थे। और कई बार कुछ कुछ ग्रुप थे ऐसे जो अपनी पहचान को कांग्रेस के साथ एक साथ नहीं कर पाए, यानी पहचान को इससे अलग दिखाना चाहते थे और अपने अपने विश्वासों को मानते हुए बतौर एक व्यक्ति या समूह के रूप में कांग्रेस के भीतर बने रहे। यानी उनका जो था क्या था, उनके मत अलग थे, उनके विश्वास अलग थे। इस अर्थ में कांग्रेस एक विचारधारात्मक गठबंधन भी थी। कांग्रेस ने अपने अंदर क्रांतिकारी और शांतिवादी, कंजर्वेटिव और रेडिकल, गर्मपंथी और नरमपंथी, दक्षिणपंथी, वामपंथी और हर धारा के मध्यम वर्गियों को समाहित किया हुआ था। यानी अभी तक सिर्फ सब लोग कांग्रेस का ही पार्ट थे, बेशक उनकी विचारधाराएं अलग थी, उनकी सोच अलग थी, उनका नजरिया अलग था, लेकिन फिर भी अभी वो सब कांग्रेस का ही पार्ट थे। आप देख सकते हैं कितने लोग बटे हुए हैं इसमें, शांतिवादी थे, कंजर्वेटिव थे, रेडिकल थे, गर्मपंथी थे, नरमपंथी थे, दक्षिणपंथी, वामपंथी, हर धारा का मध्यवर्गीय इसमें समाया हुआ था। कांग्रेस एक मंच की तरह थी जिस पर अनेक समूह, हित और राजनीतिक दल तक आ जुड़ते थे और राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते थे। आजादी से पहले कांग्रेस के पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। ये आजादी से पहले की बात है, क्योंकि उस वक्त सब एकजुट मिलकर रहना चाहते थे ताकि हम अंग्रेजों से का सामना कर सके। इसलिए उस टाइम तक
आजादी के पहले के वक्त में अनेक संगठन और पार्टियों को कांग्रेस में रहने की इजाजत थी। ये एक पार्टी का दे रखा है, सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी देखेंगे बाद में। हालांकि इन संगठनों और पार्टियों के अपने अपने संविधान थे। इनका सांगठनिक ढांचा भी अलग था। इनमें से कुछ मसलन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाद में कांग्रेस से अलग हो गए और विपक्षी दल बने। किसी खास पद्धति, कार्यक्रम या नीति को लेकर मौजूद मतभेदों का को कांग्रेस पार्टी सुलझा भले न पाए, लेकिन उन्हें अपने आप में मिलाए रखती थी और एक आम सहमति कायम कर ले जाती थी। ठीक है, यानी सभी लोग अलग अलग विचारधारा के जैसे भी हो, उसी में है सब। अभी ये सारे कांग्रेस का ही हिस्सा थे, लेकिन धीरे धीरे ये लोग फिर क्या थे, अपना बेशक ये अलगाववादी हो गए, ऑपोजिशन में चले गए। ठीक है, दूसरी पार्टी बना ली और अलग निकल। अब तो कांग्रेस की क्या नीति रही, रणनीति रही कि किसी को भी इसने निकाला नहीं, अपने अंदर समाये रखा। चाहे उनकी आइडियोलॉजी अलग अलग थी, फिर भी गुटों में तालमेल और सहनशीलता। अब ये अलग अलग गुट थे, फिर भी कांग्रेस में ही थे, तो देखते हैं इनके के बीच तालमेल और सहनशीलता कैसे बनती थी। कांग्रेस के गठबंधी स्वभाव ने उसे एक असाधारण ताकत दी थी। पहली बात तो यही कि जो भी आए गठबंधन उसे अपने में शामिल कर लेता था, यानी सब कोई कांग्रेस में वेलकम था, सबका कोई भी कांग्रेस में रह सकता था। इस कारण गठबंधन को अतिवादी रुख अपनाने से बचना होता था और हर मसले पर संतुलन को साध कर चलना पड़ता था। सुलह समझौते के रास्ते पर चलना और सर्वसमावेशी होना गठबंधन की विशेषता होती थी। इस रणनीति की वजह से विपक्ष कठिनाई में पड़ा। विपक्ष कोई बात कहना चाहे तो कांग्रेस की विचारधारा और कार्यक्रम में उसे तुरंत जगह मिल जाती थी। दूसरे, अगर किसी पार्टी का स्वभाव गठबंधनी हो तो अंदरूनी मतभेदों को लेकर उसमें सहनशीलता भी ज्यादा होती थी। विभिन्न समूह और नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को भी उसमें समाई हो जाती है। उसने आजादी की लड़ाई के दौरान इन दोनों ही बातों पर अमल किया और आजादी मिलने के बाद भी इस पर अमल जारी रखा। इसी कारण अगर कोई समूह पार्टी के रुख से अथवा सत्ता में प्राप्त अपने हिस्से से नाखुश हो, तब भी वह पार्टी में ही बना रहता था। पार्टी को छोड़कर विपक्षी की भूमिका अपनाने की जगह पार्टी में मौजूद किसी दूसरे समूह से लड़ने को बेहतर समझता था। तो यहाँ तक आपने समझा। पार्टी के अंदर मौजूद विभिन्न समूह गुट कहे जाते थे। जो पार्टी के अंदर ही कई ग्रुप्स बन गए थे, उनको क्या बोलते थे? गुट। अपने गठबंधनी स्वभाव के कारण कांग्रेस विभिन्न गुटों के प्रति सहनशील थी और इस स्वभाव से विभिन्न गुटों को बढ़ावा भी मिला। कांग्रेस के विभिन्न गुटों में से कुछ विचारधारात्मक सरोकारों की वजह से बने थे, लेकिन अक्सर गुटों के बनने के पीछे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और प्रतिस्पर्धा की भावना भी काम करती थी। ऐसे में अंदरूनी गुटबाजी कांग्रेस की कमजोरी बनने की बजाय उसकी ताकत साबित हुई। चूंकि पार्टी के भीतर विभिन्न गुटों की आपसी होड़ के लिए गुंजाइश थी, इसलिए विभिन्न हित और विचारधाराओं की नुमाइंदगी कर रहे नेता कांग्रेस के भीतर ही बने रहे। पार्टी से बाहर निकलकर नई पार्टी बनाने को उन्होंने बेहतर नहीं समझा। कांग्रेस की अधिकतर प्रांतीय इकाइयों विभिन्न गुटों को मिलाकर बनी थी। ये गुट अलग अलग विचारधारात्मक रुख अपनाते थे और कांग्रेस एक भारी भरकम मध्य मार्गी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आती थी। दूसरी पार्टियां मुख्यतः कांग्रेस के इस या उस पर गुट को प्रभावित करने की कोशिश करती थी। इस तरह बाकी पार्टियां हाशिए पर रहकर ही नीतियों और फैसलों को अप्रत्यक्ष रीति से प्रभावित कर पाती थी। ये पार्टियां सत्ता के वास्तविक इस्तेमाल से कोसों दूर थी। शासक दल का कोई विकल्प नहीं था। इसके बावजूद विपक्षी पार्टियां लगातार कांग्रेस की आलोचना करती थी, उस पर दबाव डालती थी और इस क्रम में उसे प्रभावित करती थी। गुटों की मौजूदगी की ये प्रणाली शासक दल के भीतर संतुलन साधने के एक औजार के तरह काम करती थी। इस तरह राजनीतिक होड़ कांग्रेस के भीतर ही चलती थी। इस अर्थ में देखें तो चुनावी प्रतिस्पर्धा के पहले दशक में कांग्रेस ने शासक दल की भूमिका निभाई और विपक्ष की भी। इसी कारण भारतीय राजनीति के इस कालखंड को कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, कांग्रेस सिस्टम कहा जाता है, जो इतना पार्ट था इसका। अब देखते हैं
विपक्षी पार्टियों का उद्भव। तो हमने यहाँ तक सारा कांग्रेस का पढ़ लिया, अब देखते हैं विपक्षी पार्टी कैसे आई। विपक्षी पार्टियों का उद्भव, जैसा कि हमने ऊपर देखा, ऐसा नहीं था कि इस दौर में भारत में विपक्षी पार्टियां नहीं थी। चुनाव परिणामों की चर्चा में हमारे सामने कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टियों के नाम भी आए हैं। बहुदलीय लोकतंत्र वाले अन्य अनेक देशों की तुलना में उस वक्त भी भारत में बहुविध और जीवंत विपक्षी पार्टियां थी। उसमें से कई पार्टियां 1952 के आम चुनाव में से कहीं पहले बन चुकी थी। इनमें से कुछ ने 60 और 70 के दशक में भी देश की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज की लगभग सभी गैर कांग्रेसी पार्टियों की जड़ें 1950 के दशक के किसी न किसी विपक्षी पार्टी में खोजी जा सकती हैं। 1950 के दशक में इन सभी विपक्षी दलों को लोकसभा अथवा विधानसभा में कहने पर को प्रतिनिधित्व मिल पाया। फिर भी इन दलों की मौजूदगी ने हमारी शासन व्यवस्था के लोकतांत्रिक चरित्र को बनाए रखने में निर्णायक भूमिका निभाई। इन दलों ने कांग्रेस पार्टी की नीतियों और व्यवहारों की सुचिंतित आलोचना की। इस आलोचना में सिद्धांतों का बल होता था। विपक्षी दलों ने शासक दल पर अंकुश रखा और बहुधा इन दलों के कारण कांग्रेस पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बदला। इन दलों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक विकल्प की संभावना को जीवित रखा। ऐसा करके इन दलों ने व्यवस्थाजन्य रोष को लोकतंत्र विरोधी बनने से रोका। इन दलों ने ऐसे नेता तैयार किए जिन्होंने आगे के समय में हमारे देश की तस्वीर को संवारने में अहम भूमिका निभाई। शुरुआती सालों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के नेताओं के बीच पारस्परिक सम्मान का गहरा भाव था। स्वतंत्रता की उद्घोषणा के बाद अंतरिम सरकार ने देश का शासन संभाला था और इसके मंत्रिमंडल में डॉक्टर अंबेडकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे विपक्षी नेता शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू अक्सर सोशलिस्ट पार्टी के प्रति अपने प्यार का इजहार करते थे। उन्होंने जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को सरकार में शामिल होने का न्योता दिया और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी से इस किस्म का निजी रिश्ता उनके प्रति सम्मान का भाव दलगत प्रतिस्पर्धा के तेज होने के बाद लगातार कम होता गया। इस तरह अपने देश में लोकतांत्रिक राजनीति का पहला दौर एकदम अनूठा था। राष्ट्रीय आंदोलन का चरित्र समावेशी था। इसकी अगुवाई कांग्रेस ने की थी। राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरित्र के कारण कांग्रेस की कांग्रेस की तरफ विभिन्न समूह, वर्ग और हितों के लोग आकर्षित हुए। सामाजिक और विचारधारात्मक रूप से कांग्रेस एक व्यापक गठबंधन के रूप में उभरी। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस ने मुख्य भूमिका निभाई और इस कारण कांग्रेस को दूसरी पार्टियों की अपेक्षा बढ़त प्राप्त हुई। सत्ता पाने की लालसा रखने वाले हर व्यक्ति और हर एक समूह को अपने अंदर समाहित करने की कांग्रेस ने की क्षमता जो थी, जैसे जैसे घटी वैसे वैसे दूसरे राजनीतिक दलों का महत्व मिलना शुरू हुआ। इस तरह कांग्रेस का प्रभुत्व देश की राजनीति के सिर्फ एक दौर में रहा। इस किताब के आगे के हिस्सों में हम देश की राजनीति के अन्य दौर की चर्चा करेंगे। तो यह हमारा यहाँ समाप्त होता है। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में आज के में इतना ही रखते हैं। अब इसका जो इसमें आपको पार्टियां नजर आ रही हैं, इन पार्टियों के बारे में हम एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे 10 से 15 मिनट का और इन पार्टियों को अलग से समझ लेंगे। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर, आप मुझे कमेंट में जरूर लिखें और अपना फीडबैक। जो बच्चे चैनल पर नए थे वो प्लीज सब्सक्राइब कर दें। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।